प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श एजू सरदार से के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हमने इससे पीछे के लेक्चर के अंदर संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ा था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि यदि हम लोगों को ज़्यादा विभवांतर पर ऑपरेट करवाना है किसी संधारित्र को और हमें धारिता कम चाहिए तो हम लोग श्रेणीक्रम को चुनेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन तब काम में लिया जाता है जब हमें अधिक धारिता की आवश्यकता होती है। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। समांतर क्रम संयोजन कहते किसे हैं, हम पहले तो ये समझेंगे। देखिए, ये है संधारित्र। संधारित्र का प्रतीक चिन्ह है ये कैसा भी संधारित्र हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये प्रतीक है। और दूसरा संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये हो गया। तीसरा संधारित्र, तीन संधारित्र पड़े हैं हमारे पास। यदि हम लोग इन संधारित्रों की जो प्लेट्स है, जैसे कि मान लीजिए प्रथम प्लेट है प्रथम संधारित्र की, ये भी प्रथम प्लेट है लेकिन द्वितीय संधारित्र की, ये भी प्रथम प्लेट है लेकिन तृतीय संधारित्र की। यदि हम लोग इन प्लेट्स को, तीनों संधारित्र की इन प्लेट्स को किसी एक ही पॉइंट पर कनेक्ट कर दें तथा जो द्वितीय प्लेट्स है इन संधारित्र की, तीनों संधारित्र की जो द्वितीय प्लेट्स है उन्हें भी हम लोग किसी एक निश्चित पॉइंट पर कनेक्ट कर दें तो इस प्रकार से अगर हम संधारित्रों को संयोजित कर देते हैं तो इस प्रकार का जो संयोजन है ये कहलाता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। याद कीजिए, श्रेणीक्रम संयोजन में ऐसा नहीं था। श्रेणीक्रम संयोजन में एक संधारित्र की जो द्वितीय प्लेट थी वो आगे वाले संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ती थी। कुछ इस प्रकार का उसमें संयोजन क्रम था, लेकिन इसमें डिफरेंट है बिल्कुल। यहाँ एक ही पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं पी पॉइंट। एक ही पॉइंट पर तीनों संधारित्र की प्रथम प्लेट संयोजित है और दूसरे पॉइंट पर इन तीनों संधारित्र की द्वितीय प्लेट संयोजित है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, पी और एन पॉइंट के बीच में हमने वोल्टता स्रोत जोड़ दिया है, अर्थात बैटरी जोड़ दी है। और बैटरी की वोल्टेज है V। तो ये V वोल्टेज P और N सिरों पर अप्लाइड है, P और N सिरों पर अप्लाइड है। तो P और N सिरे आप देखेंगे, इस संधारित्र का सिरे जो है वो भी Pn है, सेकंड संधारित्र के सिरे भी Pn है और थर्ड संधारित्र के भी सिरे Pn ही हैं। तो सभी संधारित्र के सिरे अगर समान हैं तो फिर इनके सिरों पर विभवांतर भी क्या होगा, समान ही होगा। क्योंकि P और N के मध्य विभवांतर कितना है, V है। विभवांतर कितना है, V है। तो यही विभवांतर इन संधारित्र के सिरों पर भी होगा। तो हमने देखा कि समांतर क्रम संयोजन जो है, समांतर क्रम संयोजन जो है, समांतर क्रम संयोजन जो है, इसमें सभी संधारित्र पर, अर्थात प्रत्येक संधारित्र पर सभी पर विभवांतर क्या रहेगा, सभी पर विभवांतर समान रहेगा। ये बात हमने देखी एक। तो अब बात करते हैं कि आवेशित कैसे होंगे। मान लेते हैं सर्वप्रथम कि इस संधारित्र की धारिता C1 है, इस संधारित्र की धारिता C2 है और इस संधारित्र की धारिता C3 है। तो बैटरी का जो धन टर्मिनल है, यहां से आवेश जाएगा, धनावेश जाएगा और इन तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट पर आएगा। अब हमने श्रेणी क्रम में तो ये देखा था कि सभी संधारित्रों पर आवेश समान आएगा, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं है। अगर प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 आया है तो
तो जरूरी नहीं है कि द्वितीय पर भी Q1 ही आए, तो इसलिए हमने उसको Q2 मान लिया, अलग आवेश आएगा, इस पर आएगा Q3। लेकिन जो आगे की प्लेट है उस पर प्रेरण के कारण आवेश आना है, तो प्रेरण के कारण आवेश उतनी ही मात्रा में आता है जितनी मात्रा में पहले सामने उसके मौजूद हो। तो यहाँ प्रेरण के कारण नेगेटिव आवेश आएगा, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो Q1 के बराबर ही होगी, या डिफरेंट नहीं होगा Q1 से, ये Q1 ही होगा लेकिन नेगेटिव होगा। और यहाँ इसके सामने Q2 आवेश है, तो इस पर भी प्रेरण के कारण, सेकंड प्लेट पर प्रेरण के कारण Q2 आवेश ही आएगा, लेकिन प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी प्रेरण में, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये आवेश की वैल्यू कितनी है, -Q2, ये +Q2। और जो तीसरा संधारित्र है उसकी द्वितीय प्लेट पर भी प्रेरण के कारण माइनस आवेश आएगा, लेकिन आएगा Q3, क्योंकि इसके सामने कितना आवेश है, Q3। आवेश की बात हो गई, धारिता की बात हो गई, और विभवांतर मैंने बता ही दिया है आपको कि तीनों पर क्या होगा, समान होगा। क्यों भाई, तीनों के सिरे समान हैं, तो सिरों पर तो क्या होता है, विभवांतर होता है। जब सिरे समान है तो विभवांतर भी फिर क्या होगा, समान ही होगा। तो ये अपनी थ्योरी थी जो आप स्वतः अपने नोट्स बनाए हैं, तब आप लिखेंगे इसको। और इसके आगे हम लोग लिखते हैं प्रथम संधारित्र के लिए, लिखते हैं पहले प्रथम संधारित्र के लिए अगर हम लोग धारिता की परिभाषा से लिखें तो Q1 बराबर C1V लिख सकेंगे। ये समीकरण 1 बनाया है हमने। V क्यों लिखा है, अभी चर्चा की मैंने, सभी पर विभवांतर V है तो V1 V2 V3 मानने की जरूरत थी नहीं हमें। और द्वितीय संधारित्र पर कैसे लिखेंगे, द्वितीय संधारित्र के लिए भी कुछ ऐसा ही लिखेंगे, Q2 बराबर C2 गुणा में V, ये समीकरण सेकंड बन गया। और इसी प्रकार से हम लोग किसके लिए लिख देंगे, तृतीय संधारित्र के लिए लिखेंगे Q3 इक्वल्स टू C3 एंड V, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहां से आवेश कितना आया, मान लेते हैं यहां से Q आवेश निकला है, तो ये Q आवेश कहां गया है, इन तीनों प्लेट्स पर गया है। इस प्लेट्स पर भी आवेश गया है, इस प्लेट पर भी आवेश गया है, ये प्लेट भी आवेश को धारण करती है। तो इन तीनों प्लेटों ने आवेश बैटरी से तो लिया है ना, तो बैटरी से हमने कितना आवेश निकलते हुए माना है, Q आवेश। तो फिर Q1, Q2 और Q3 का जो योग होगा वो Q के बराबर होगा या नहीं होगा, बीजगणितीय योग इन तीनों का इसके बराबर होगा। ये आवेश संरक्षण के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि जितना आवेश निकला उतना ही पहुंचेगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं हम लोग। बैटरी से निकलने वाले आवेश की मात्रा को हमने Q माना है, तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का योग बराबर Q के। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब इनको आगे हल करते हैं हम लोग। देखिए जो समीकरण नंबर 4 है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 समीकरण नंबर 4 है। इसके अंदर Q1 का मान आप रखिए समीकरण नंबर 1 से C1V, और Q2 का मान C2V, और Q3 का मान C3V। ये अभी अभी हमने ज्ञात किए थे। तो Q बराबर हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3 गुणा में V तीनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो Q इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और कॉमन आ गया गुणा में V। तो आप इसे Q अपॉन V के फॉर्मेट में लिख करके एक बार के लिए छोड़ दीजिए। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए मान लीजिए इन तीनों संधारित्रों के तुल्य हमारे पास एक संधारित्र है, हमारे पास इन तीनों संधारित्रों के तुल्य एक संधारित्र है, और इसको हमने इस वोल्टता स्रोत से संयोजित कर दिया है, V वोल्टता स्रोत से। अगर ये तुल्य है
तो इन तीनों ने जितना आवेश धारण किया है ये अकेला धारण करेगा। तो इन तीनों ने कुल कितना आवेश धारण किया है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q, अर्थात इन तीनों ने मिलकर के Q आवेश धारण की है। तो इस तुल्य संधारित्र को कितना आवेश धारण करना पड़ेगा, Q आवेश धारण करना पड़ेगा। और इन्हें किस वोल्टेज से ऑपरेट कर रहे हैं हम, V वोल्टेज से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसे भी किस वोल्टेज से ऑपरेट करेंगे, V वोल्टेज से। और इसकी धारिता को हम अपनी ओर से मान लेते हैं कितनी है, C है। तो बताइए तुल्य संधारित्र के लिए आप Q बराबर C गुणा V लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, किसकी परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। तो तुल्य संधारित्र के लिए आप लिख सकते हैं Q बराबर C गुणा में V। तो अब Q का मान यहां पर रखिए, क्योंकि Q क्या है, इन तीनों द्वारा धारण किया गया कुल आवेश है, और ये Q भी क्या है, इन तीनों द्वारा धारण किया गया कुल आवेश। अगर तुल्य संधारित्र है तो इनके तीनों के बराबर ही इसे क्या धारण करना पड़ेगा, आवेश धारण करना पड़ेगा। तो C गुणा V बटा में V इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और V से V कटने के बाद में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आएगी तुल्य संधारित्र की धारिता। इन तीनों के स्थान पर अगर एक ही लगाना पड़े तो उसकी धारिता होगी C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर इन तीनों को किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। मान लीजिए इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड, इसकी भी 2 माइक्रोफैरड, इसकी भी 2 माइक्रोफैरड। तो यहां पर मान रखोगे 2, 2 और 2, तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 6 माइक्रोफैरड। तो समांतर क्रम में धारिता क्या होगी, 6 हो गई। पहले 2, 2 के थे, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ने के बाद में तुल्य धारिता कितनी होगी, 6। इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन हम कब काम लेते हैं, जब हमें धारिता को क्या करना हो, बढ़ाना हो, धारिता इंक्रीज करनी हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि तीनों संधारित्रों के सिरों पर जो विभवांतर है उनका रेशो जो होगा वो 1:1:1 ही होगा, क्योंकि तीनों पर जो विभवांतर है वो क्या है, समान है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। यदि हम लोगों के पास 3 की बजाय n संधारित्र हो, कौन से क्रम की, समांतर क्रम, तो भी आप इजीली लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कितने संधारित्र हैं, n संधारित्र हैं। n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। तो फिर तुल्य धारिता होगी C1 C2 प्लस Cn। ऐसे सभी संधारित्रों की धारिता का हम लोग योग कर देंगे और तुल्य धारिता ज्ञात हो जाएगी। अब यदि हमें यह कहा जाए कि सभी संधारित्रों की धारिता क्या है, समान है, धारिता समान है, तो C इक्वल्स टू बन जाएगा n गुणा में C। इसको डैश मान लेते हैं अपने। तो ये कौन सी धारिता है, ये तुल्य धारिता है। तो तुल्य धारिता कैसे निकलेगी भाई, n गुणा C डैश। C डैश क्या है, एक संधारित्र की धारिता, या फिर यूं कहें प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है, C डैश, समान माना है हमने। तो इस उत्तर से ज्ञात हो जाएगी। और अब हम लोग जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ के आए थे, जिसमें हमने भिन्न भिन्न पर्यावतांग पदार्थों को भरा था, वैसा ही पॉइंट हम यहाँ भी पढ़ेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे इससे संबंधित। महत्वपूर्ण पॉइंट वैसे तो इसमें भी पीछे वाले टॉपिक की तरह 3-4 दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से जो आपको समझना है वो लास्ट वाला ही समझना है, बाकी तो आप न्यूमेरिकलों के अंदर ही क्लियर कर लेंगे। जैसे एक पॉइंट आपको बता दूं मैं, ये भी दिया हुआ है कि वोल्टताओं का अनुपात क्या होगा। कि वोल्टताएं जब समान है, अनुपात तो 1:1:1 ही होगा ना। तो ये कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं लगते मुझे। अब अपने से यदि यह कह दे हमें ये कह दे, क्या कह दे कि यह एक संधारित्र जो है इसके अंदर हम लोगों ने भिन्न भिन्न माध्यम भरे हैं, लेकिन कैसे भरे हैं, भिन्न भिन्न माध्यम कुछ इस प्रकार से भर रखे हैं। ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, ये माध्यमों को पृथक करती है। जैसे कि इधर एक माध्यम भर दिया और इस माध्यम का प्रवर्धकांक है εr1,
हमने यहां भी एक माध्यम भर दिया और इस माध्यम का प्रवृत्तांक है एप्सिलॉन r2 और हमने यहां भी एक माध्यम भर दिया। मान लीजिए हमने 3 माध्यमों को भरा इसके अंदर और इसका प्रवृत्तांक जो है एप्सिलॉन r3 है। इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, d है। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस s से मत मापिएगा, प्लेट्स के बीच की, प्लेट ये रही दोनों प्लेट, इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस यूं ही मापी जाएगी ना। और इनमें से एक टर्मिनल मान लीजिए हमने बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया है और एक सिरा जो है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है। ऐसा करने पर इस प्लेट्स पर कौन सा आवेश आ जाएगा, अंदर की साइड में प्लस आवेश आ जाएगा। ऐसे पूरी प्लेट पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। और इधर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। ऐसा करने पर इधर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको इसके अंदर 3 संधारित्र नजर आएंगे। मैं अलग अलग चित्र बना के समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 संधारित्र नजर आएंगे कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे कि एक तो संधारित्र उधर ही उधर ये वाला बन गया, ये देखिए एक संधारित्र बन गया है और इसके अंदर जो माध्यम भरा गया है उसका प्रवृत्तांक कितना है, एप्सिलॉन r1 है। ये एक संधारित्र बन गया ऐसे। और आप देखेंगे तो इसके आगे एक और संधारित्र बन चुका है और इसके अंदर भी प्रवृत्तांक माध्यम भरा हुआ है और इसका प्रवृत्तांक है एप्सिलॉन r2 और इधर भी एक माध्यम भरा हुआ है। तो यहां भी एक संधारित्र की रचना हो गई है, यहां भी एक संधारित्र निर्मित हो चुका है। 3 संधारित्र बन रहे हैं इसमें, तो ये भी एक संधारित्र निर्मित है और इसके अंदर एप्सिलॉन r3 प्रवृत्तांक भरा हुआ है। और ये हो गए इन तीनों के, हम लोग प्लेट से टर्मिनल्स को निकाल देते हैं। और आप देखेंगे कि अगर हम लोग इसको इस प्रकार से न बना करके ऐसे बना दें तो कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, उसी प्लेट से संयोजन है। तो हम यहाँ पर अगर इनको कुछ इस प्रकार से दर्शा दें तो आप देखेंगे कि इन तीनों संधारित्र की जो प्रथम प्लेट है, इस प्लेट को प्रथम प्लेट मान लीजिए, ये पहले संधारित्र की, ये द्वितीय की और ये तृतीय की। प्रथम प्लेट एक पॉइंट निश्चित पॉइंट पर जुड़ी हुई है, मान लीजिए n पॉइंट है ये। और इधर भी तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, मान लीजिए इस टर्मिनल्स को आप ऐसे जोड़ देते हैं तो इसमें कोई अंतर थोड़ी है, ये पहले की पोजीशन ही तो है, इस प्लेट से संयोजित करना था, इसी प्लेट से संयोजित है। तो यहाँ आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं इसे और इस पॉइंट का नाम आप मान लीजिए P दे दिया। तो आप देखेंगे कि प्रथम प्लेट तो तीनों संधारित्र की एक पॉइंट पर जुड़ी हुई है और जो द्वितीय प्लेट है तीनों संधारित्र की वो भी किसी एक निश्चित पॉइंट पर जुड़ी हुई है। तो ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन होता है, आपको याद होगा, ऐसा संयोजन तो समांतर क्रम संयोजन होता है। तो ये तीनों संधारित्र कौन से क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस प्रकार से इसको समझनी, इसको आप अच्छी तरह समझें। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है इस टाइप के हमें करने पड़ सकते हैं, कई बार इस प्रकार से हमें चित्र दिया हो सकता है, उसकी तुल्यधारिता ज्ञात करनी पड़ सकती है। अब ये बहुत इजी टॉपिक हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी प्लेट्स जो है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, और इस संधारित्र के प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, और इस संधारित्र के प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। लेकिन धारिता के सूत्र के अंदर आपको पता होगा कि क्षेत्रफल भी महत्व रखता है प्लेट का। तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A1 है, इस प्लेट का क्षेत्रफल मान लेते हैं A2 है और इस प्लेट का क्षेत्रफल मान लेते हैं A3 है। और ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता इस सूत्र से तो निकलती है C1 + C2 + C3। अब हम लोग C1 C2 C3 की वैल्यू रखते हैं। तो C = C1 की वैल्यू क्या पड़ेगी,
C1 की वैल्यू बनेगी A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन D, क्योंकि प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस तो बराबर ही है ना सभी के लिए, इसलिए हमने यहाँ D1 D2 वगैरह नहीं लिखा, लेकिन क्षेत्रफल तो अलग अलग है जैसा कि अभी अभी हमने चित्र में समझा है। तो ये द्वितीय संधारित्र जो बना था, और ये हो जाएगा तृतीय की धारिता का सूत्र। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो D कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो कॉमन निकाल देते हैं, तो A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R3, ये हो जाएगी तुल्य धारिता अगर आप तीन माध्यम भर देते हैं इसके अंदर। तो हो गया ये। तो समांतर क्रम संयोजन जो हमने अभी पढ़ा है उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें समांतर क्रम श्रेणी क्रम का मिक्सअप पे क्वेश्चन करेंगे, वो 4-5 एक। तो क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। पहले तो देखिए, ध्यान दीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पूछा है हमसे, और फिर पूछ रहा है कि तुल्य संधारित्र जो होगा उसकी धारिता बताइए। तो दो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है दोनों। तो हम लोगों को इस संधारित्र पर आवेश Q1 मान लेना चाहिए, इस पर Q2 मान लेना चाहिए, और इस पर Q3 मान लेना चाहिए। तो Q1 और Q2 और Q3 के मान ज्ञात करने हैं, और हमें तुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। क्रम कौन सा है, ध्यान से देखिए, इसकी प्रथम प्लेट, इसकी भी प्रथम प्लेट और इसकी प्रथम प्लेट एक ही पॉइंट पर जुड़ी हुई है, और इस संधारित्र की द्वितीय प्लेट, इसकी भी और इसकी भी द्वितीय प्लेट, ये भी एक ही पॉइंट पर जुड़ी हुई है। और ऐसा कब होता है, ऐसा समांतर क्रम संयोजन में होता है। और समांतर क्रम संयोजन के अंदर इस पर वोल्टता V है, इस पर भी V है, और इस पर भी V है, मतलब तीनों पर वोल्टता क्या रहेगी, समान रहेगी, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टता समान रहती है। तो हम ये जानते हैं, हल करते हैं इसको। हम ये जानते हैं कि हमें दिया हुआ है Q1 बराबर C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड, और V जो वोल्टेज है वो दिया गया है 6 वोल्ट। ध्यान दीजिए, 6 वोल्ट का बैटरी लगा है, और ये वोल्टेज इन सिरों पर है, और ये सिरे ही तो संधारित्र के सिरे हैं। तो संधारित्र के सिरों पर कितनी वोल्टेज होगी, 6 वोल्ट होगी। अब हम ये भी जानते हैं कि Q1 बराबर C1 गुणा में V होगा। ये फॉर्मूला आपने यूज में लिया है जब समांतर क्रम संयोजन को हल किया था, उसके डेरिवेशन को हल किया था। तो हमें Q1 प्रश्नानुसार ज्ञात करना ही है। तो कितना आ जाएगा, Q1 बराबर आ जाएगा, C1 कितना है 1 माइक्रो, मतलब 10 की पावर माइनस 6, और वोल्टेज कितना है गुणा में 6, तो आगे आइए 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ये हो गया Q1 का वैल्यू। वैसे माइक्रो कूलम भी कह सकते हैं, 10 की पावर माइनस 6 इसलिए। इसी प्रकार से आप लोग द्वितीय संधारित्र के लिए बात करेंगे, द्वितीय संधारित्र के लिए बात करेंगे तो उसमें C2 कितना दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है 2 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड, माइक्रो इंटू 10 की पावर माइनस, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6, और इसमें भी वोल्टेज 6 वोल्ट ही होगी, क्योंकि इसके भी तो वही सिरे हैं जो पहले संधारित्र के सिरे हैं, सिरे तो समान ही है दोनों के। तो Q2 बराबर C2 गुणा में V, तो Q2 बराबर बनेगा, C2 कितना है 2 माइक्रो, गुणा में V कितना है 6, तो ये हो गया 6 दूनी 12 माइक्रो कूलम, ये Q2 की वैल्यू हो गई। द्वितीय संधारित्र ने कितना आवेश प्राप्त कर रखा है, ये हो गया। इसी प्रकार से तृतीय का कर सकते हैं हम, तो तृतीय का सीधा ही कर देता हूं मैं, Q3 बराबर C3 गुणा में V, तो C3 कितना है 3 माइक्रो, और V वोल्टेज कितना है 6, 6 18 माइक्रो कूलम, ये हो गया Q3। मात्रक का ध्यान रखा करें, क्योंकि देखिए फैरेड लगता है धारिता में और कूलम लगता है आवेश में, तो गलती से यहाँ फैरेड न लगा दें। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका उत्तर हमें मिल चुका है, क्या कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताइए। तो हमने बता दिया प्रत्येक पर आवेश। तुल्य धारिता, देखिए समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात करना बहुत इजी है, क्योंकि सीधा योग करना है, साधारण योग करना है। ये कितनी वैल्यू रखता है 1 माइक्रो,
और ये नीचे वाला सेकंड 2 माइक्रो एंड 3 माइक्रो कूलम, सॉरी फेरेट। ये हो जाएगा 3 और 2 5 और एक 6 माइक्रो फेरेट। तो ये हो गई तुल्य धारिता, ये हो गई तुल्य धारिता। अब आप सोचिए यदि प्रत्येक संधारित्र की बजाय वो पूछ लेता कि तीनों ने कुल कितना आवेश धारण कर रखा है, तो आपको इसे करने के दो तरीके, इसको करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से भाई? एक तो है Q1, Q2, Q3, तीनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगी? कुल आवेश की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है? हम जानते हैं, हमने टॉपिक में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि तुल्य संधारित्र के लिए Q बराबर C गुणा में V लिखते हैं। तो Q क्या है? तीनों या चार है तो चारों द्वारा, दो है तो दो द्वारा धारण किया गया कुल आवेश। कुल आवेश पूछा हो तो बराबर C। C कितना है? C है 6 माइक्रो। और वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 6। तो हो गया 6 गुणा 6 36 माइक्रो कूलम। ये धारण किया गया कुल आवेश सीधा तुल्य संधारित्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। और इधर से देखिए इनका योग भी कितना बढ़ना चाहिए? 36 बढ़ना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं। तो ये 12 और 6 18 18 18 36। तो आपने देखा कि Q1, Q2 और Q3 का योग भी 36 माइक्रो कूलम ही बढ़ रहा है, जो कि Q के बराबर है। तो तुल्य कंसेप्ट से ज्ञात कर लो कुल आवेश, चाहे तीनों को जोड़ के ज्ञात कर लो। वो हमें प्रश्न में दी गई पूछी गई वैल्यू की सुविधा के हिसाब से करना है। अगर प्रत्येक नहीं पूछा, कुल पूछा है तो हम ये मेथड नहीं यूज करेंगे, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हम ये मेथड यूज करेंगे फिर। और प्रत्येक पूछा तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।